डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानित गण, नौजवान साथियों, पितातुल बुजुर्गों, अपना काम धंधा छोड़कर आई हुई मेरी माताएं बहनों, मैं सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हुआ जय भीम नीला सलाम पेश करना चाहता हूं। साथियों, ना रब ने दिया है, ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है। साथियों गौर करिएगा, ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है। हम शोषित पीड़ित वंचित समाज को जो भी कुछ दिया है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। मित्रों, बोल सको तो ऐसा बोलो, घुस जाए तीर सा सीने में, बोल सको तो ऐसा बोलो, घुस जाए तीर सा सीने में, और सुनने वाला तिलमिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने से, लथपथ हो जाए पसीने से। साथियों, हम करोड़ों दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज का उद्धार कि आज भी हम अपने हक और अधिकारों से वंचित हैं। मैं मानता हूं कि 1950 में संविधान बनने के बाद मानवर कांशीराम साहब के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, नगर नगर, जिला जिला कैडर कैंप चलाने के बाद बहुजन समाज में परिवर्तन आया है। लेकिन आज भी आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मूल रूप से हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। तो हमें जो लोग हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, हमारे अधिकारों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें पहचानने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को समाज से बाइकाट करने की भी आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए मैं चंद पंक्ति कहना चाहता हूं कि है अंधेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए, है अंधेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए, जैसा भी हो यह मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे बदलते हैं रोज नकाबों की तरह, जनाजा अब धूम से उनका निकलना चाहिए, जनाजा अब धूम से उनका निकलना चाहिए। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में अभी बहुत सारे वक्तागण प्रकाश डाले हैं। मैं भी बहुत पंक्ति बोल सकता हूं, लेकिन बहुत वक्तागण हैं और मुझे आदेश मिला है कि आप कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, तो मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात विराम करूंगा। साथियों, आज बाबा साहब जी के बनाए हुए संविधान के माध्यम से जिस प्रकार से हम मंच में, कुर्सी में, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने में अगर आजादी मिली है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के बदौलत मिली है। लेकिन आज भी हमारे समाज में युवा साथी अंधविश्वास पाखंडवाद और माताएं तो और अंधविश्वास पाखंडवाद में रहती हैं। मित्रों, एक बात कहूंगा कि जो लोग अंधविश्वास पाखंड में रहते हैं, मैं उनसे यह बात बता रहा हूं कि सबके हक में सब होता, सबके हक में सब होता, पर आपके यानी मेरे हक में क्या होता? सबके हक में रब होता, सबके हक में रब होता, सबके हक में देवी देवता होते, पर अपने हक में क्या होता? ये सोच सोच के जी घबराए हम SC ST OBC समाज की दशा दिशा कैसी होती, ये सोच सोच के जी घबराए हम SC ST OBC माइनॉरिटी शोषित पीड़ित वंचित समाज की दिशा दशा कैसी होती। होते ना बाबा साहब तो आपके और मेरे हक में क्या होता, आपके और मेरे हक में क्या होता। मित्रों, यह बात याद रख लीजिएगा। आप लोगों के माध्यम से सुनते भी होंगे कि संविधान खतरे में है, तो मैं इस मंच के माध्यम से बता दूं, संविधान को बदलने के लिए किसी के पास इतनी औकात नहीं है कि वह संविधान बदल दे। लेकिन यह बात सत्य है कि वह अपनी कुटिल नीति के द्वारा हमारे हक और अधिकारों को जरूर छल सकते हैं, हमारे अधिकारों को जरूर मार सकते हैं। आज देखने के लिए मिल रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती
पूरे देश में मनाई जा रही है। लेकिन मित्रों, हमें यह सोचने की भी आवश्यकता है कि असल में हमारे परिंदे कौन है, हमारे नुमाइंदे कौन है। वोट लेने के लिए अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर तो बहुत लोग माल्यार्पण करेंगे, लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है। बाबा साहब 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से जब हमें वोट का अधिकार दिलाया, उसके पहले आपको गौर करने की आवश्यकता है कि जो पहले रजवाड़ा चलता था, जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, वही गांव में ग्राम मिनिस्टर बन जाते थे, मतलब गांव का प्रधान बन जाते थे और अपनी हुकूमत अपने हिसाब से चलाते थे। लेकिन जब संविधान बना, उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट समझौते के बाद अंबेडकर जी ने कहा कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, मेरा ये शोषित पीड़ित वंचित समाज तय करेगा कि राजा कौन बनेगा, और वोट के माध्यम से हम भी राजा बनने लगे। जब बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, इसके पहले 1934 में, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मंच पर बहुत विद्वान साथी बैठे हैं, 1834 के पहले दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। जब अंग्रेज आए, लॉर्ड मैकाले ने 1834 में इस समाज को पढ़ने का अधिकार दिया। जब अंग्रेजों ने पढ़ने का अधिकार दिया, तब जाकर के बाबा साहब किसी तरह पढ़े और उनको उनके साथ किस प्रकार से जाति होती थी, किस प्रकार से जातिवाद, छुआछूत भेदभाव होता था, या आज आप लोग भले इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, अध्यापक बन गए हो, लेकिन इस जातिवादी मानसिकता के शिकार आज भी हमारे लोग हैं। आप देखते होंगे कि मुझ लगाने पर भी हमारे लोगों को मार दिया जाता है। आप देखते होंगे कि बाइक पर चढ़ने पर भी हमारे लोगों को मार दिया जाता है। आप देखते होंगे कि अच्छी अच्छी शर्ट और जैकेट पहनने से हमारे लोगों को मार दिया जाता है। जब हमारे कर्मचारियों को देखते हैं कि यह दलित समाज का कर्मचारी है, OBC का कर्मचारी है, तो अपनी नीति से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या उसके साथ जातिवाद, छुआछूत भेदभाव करते हैं। तो सामने बैठी आवाम, जो भी डॉक्टर विवेक सर कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि यह मंच आज के दिन इकट्ठा होने का समय नहीं है। अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, जितना भी हमें समय मिले, इस समाज के उद्धार के लिए लगाना चाहिए, वरना आने वाला वह समय आ रहा है कि फिर से मुंह में मटकी और कमर में झाड़ू बांध दी जाएगी। आप यह बात को समझ लीजिएगा। हमारे चित्रकूट में प्रतिदिन घटनाएं घटती हैं। आप देखते हैं अभी राजापुर एरिया में एक जातिवादी मानसिकता वाला व्यक्ति एक हमारे गरीब 12 साल की वर्ष की लड़की को ट्रैक्टर में बैठाकर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे भी निगाहें ऐसी हैं? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, 1-2 लोगों की बात नहीं करता, हमारा समाज आज भी इस चीज में नहीं रहता। लेकिन वो लोग हमें गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समझ करके कि ये हमसे लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, तो ट्रैक्टर जैसी चीज में बैठाकर हमारी माताओं बहनों और नन्ही नन्ही बिटियों के साथ दरिंदगी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिधर भी देखो उधर हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखो उधर हवस के जल्लाद बैठे हैं। ऐ मेरी माताओं, बहनें और नौजवान साथियों, पितातुल बुजुर्गों, संभाल कर रखो अपनी बहन बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं, देश चलाने वाले औलाद बैठे हैं। साथियों, अब इन्हीं एक पंथ के माध्यम से समय बहुत हो रहा है कि कहना तो बहुत कुछ था, पर कहने पर आते कम, कहना तो बहुत कुछ था, पर कहने पर आते कम वक्त। हमारी ऐसी आदत है कि हम कुछ कह नहीं पाते। साथियों, अक्सर जब करबी ग्राउंड में मैं आता हूं तो लोग मुझे कहते हैं ये बागी। क्या कहते हैं? बागी। तो मुझे बागी कहने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर किसी गरीब की आवाज उठाना बागी है तो मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि हाँ, मैं बागी हूं। अगर किसी बेघर के व्यक्ति को सहारा देना
मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि मैं बागी हूँ। अगर किसी माँ बहन बेटी के साथ दरिंदगी होती है, अगर मैं उसकी आवाज डीएम एसडीएम तक पहुँचाता हूँ तो हाँ मैं बागी हूँ। बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। साथियों एक मिनट और अपनी बात रखूंगा। जो लोग इनकी कुत्सित मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं इनकी कुत्सित मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि अपने घरों में दूसरे के घरों में दूसरों के घरों में जाओगे तो मेहमान बन सकते हो। दूसरों के घरों में जाओगे तो मेहमान बन सकते हो, किराएदार बन सकते हो, पर मालिक नहीं बन सकते। अगर मालिक बनना है, अगर शासक बनना है, अगर अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करना है, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब कहते थे जिस समाज की राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं वह समाज कभी अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाता। तो अगर दूसरों के घरों में जाओगे तो मेहमान बन सकते हो, दूसरों के घरों में जाओगे तो किराएदार बन सकते हो, पर मालिक नहीं बन सकते। अगर मालिक बनना है, अगर शासक बनना है तो अपने घर में रहो, अपने लोगों को बीच में रहो और जातिवादी किस्म की शोषित पीड़ित वंचित समाज के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करो, आवाज बुलंद करो। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, क्रांतिकारी नीला सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश कुमार स्नेही जी। मैं चंद लाइनें आपके माध्यम से नौयुवाओं को समर्पित करना चाहूंगा। संघर्षों के साए में नवयुवकों की जवानी पल